नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक जंक्शन पर आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम कहानियों को शब्दों से यादों में बदलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज डेली फैक्ट्स के इस खास सेक्शन में हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने लाखों दिलों को धड़कना और फिर रोना सिखाया। हम बात कर रहे हैं रविंदर सिंह की बेस्ट सेलर किताब आई टू हैड अ लव स्टोरी की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि प्यार, मासूमियत और तकदीर की एक सच्ची दास्तां है। आज की वीडियो में हम पेश कर रहे हैं इस सफ़र का भाग 1। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि इस भावुक सफ़र का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पुनर्मिलन। मुझे वो तारीख अच्छी तरह याद है, 4 मार्च 2006। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने ही वाला था। सुबह से ही बड़ी कुलबुलाहट हो रही थी क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों से 3 साल बाद मिलने जा रहा था जिनको एक ज़माने से गैंग ऑफ फोर कहा जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत, अमरदीप, हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे। हॉस्टल में पहले साल हैप्पी और मैं ए ब्लॉक भवन के चौथे माले पर अलग अलग कमरों में रहते थे। एक ही माले पर रहने के कारण हम एक दूसरे को पहचानते तो थे, लेकिन कभी एक दूसरे से किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते थे। मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था क्योंकि उसे लड़ाई मोल लेने और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग जुड़वाते जाने का शौक था। लेकिन दुर्भाग्य से सेकंड ईयर की शुरुआत में मैं हॉस्टल देर से लौटा और तब तक सभी कमरे दूसरे छात्रों को दिए जा चुके थे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं। और चूंकि जिंदगी अजीब होती है, चीज़ें नाटकीय ढंग से बदली और हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन हमारा पुनर्मिलन तय हुआ उस वक्त वह 2 सालों से TCS कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मज़े उठा रहा था। हैप्पी को 6.1 फुट की लंबाई, भरा पूरा शरीर और बला की सुंदरता मिली थी और हैप्पी हमेशा खुश रहता था। मनप्रीत, जिसे हम MP बुलाते, गोल मटोल, गोरा चिट्टा और स्वस्थ था। स्वस्थ शब्द इस्तेमाल करने का कारण यह है कि अगर मैं उसके लिए सही शब्द मोटा इस्तेमाल करूं तो वह मुझे मार डालेगा। वह हम लोगों में पहला व्यक्ति था जो हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया और उसकी उस मशीन में न जाने कितने कंप्यूटर गेम थे। असल में यही कारण था कि हैप्पी और मैं उससे दोस्ती करना चाहते थे। MP काफ़ी पढ़ाकू था। उसने स्कूल के दिनों में गणित ओलंपियाड जीता था और वह हमेशा उसके बारे में डींगे हाँका करता था। वह मोदीनगर का रहने वाला था, लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे वह बंगलुरु में ओकवेन के साथ काम कर रहा था। अमनदीप का नामकरण MP ने रामजी किया था। मुझे पता नहीं कि उसका यह अजीब नाम कब और क्यों पड़ा। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वो स्वभाव का सीधा साधा था। हॉस्टल में हम लोगों के विपरीत वह बिल्कुल निशाचर नहीं था और उसके कमरे की बत्तियां ठीक 11 बजे बुझ जाती थीं। कभी कभार MP, हैप्पी और मैं उसके कमरे के सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले खड़े हो जाते और गिनती शुरू कर देते, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रामजी सो जाता। अमरदीप के बारे में बस एक ही रहस्यमयी बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहीं जाता था हर इतवार। उसने हमें कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जाता था। जब भी हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे न जाने कैसे पता चल जाता और वह अपना रास्ता बदलकर हमें छका देता। आज भी हम में से कोई उस बारे में नहीं जानता। उस आदमी के बारे में सबसे अच्छी बात उसकी सादगी थी और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इंजीनियरिंग बैच के आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था। वह हमारे ग्रुप की शान था। वह बरेली का रहने वाला था और तब वह वॉल्यूसर्व में काम कर रहा था जब वह MP के साथ पुनर्मिलन के लिए हवाई जहाज से कोलकाता आया। कॉलेज के बाद हम सब जीवन के धर्रे में काफ़ी बांध गए थे। एक दिन हमें पता चला कि हैप्पी लंदन से 2 हफ्तों के लिए आ रहा था। सब फिर से मिलने के लिए उत्साहित थे। कोलकाता में हैप्पी के घर पर 4 मार्च 2006 हमने फैसला किया। आखिरकार उस निर्धारित तारीख को मैं हैप्पी के घर की सीढ़ियां तेजी से चढ़कर ऊपर गया। दोपहर के 12:30 बजे मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया। उसकी मां ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। चूंकि मैं उसके घर कई बार जा चुका था, वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हैप्पी के घर में बहुत अधिक औपचारिकताएं नहीं होती थीं। मैं जब पानी पी रहा था उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी घर में नहीं था और उसका सेल फोन स्विच ऑफ था। खूब, और उसने मुझसे कहा था कि देर मत करना। मैं अपने आप से बुदबुदाया। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा क्योंकि हैप्पी की मां किचन में थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कुछ इस तरह का शोर शराबा होने लगा। ओह बुर्रा, हैंडसम, हा हा हा, ओह हा हा। नहीं, ये हैप्पी नहीं था। MP और अमरदीप आए थे। 3 सालों बाद कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलना ऐसा उत्तेजक और पागलपन भरा होता है कि आपको इसका अंदाज भी नहीं रहता कि आप किसी और घर में हैं जहां आपको कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर इस पुनर्मिलन का सारा कारण ही यही था कि कॉलेज के दिनों को याद किया जाए और वह उसकी बेहतर शुरुआत थी। जब ड्राइंग रूम में हम सोफे पर बैठ गए तब MP ने हैप्पी के बारे में पूछा। वो अपने घर में भी समय पर नहीं है, मैंने MP की ओर देखते हुए कहा और हम फिर से हंसने लगे।
अगले करीब आधे घंटे तक हम तीनों बातें करते रहे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहे और हैप्पी की माँ का बनाया हुआ लंच उड़ाते रहे। हाँ, हमने हैप्पी के बगैर ही खाना शुरू कर दिया था। ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे पास इसका ठोस कारण था। उसके बारे में ये कोई नहीं बता सकता था कि वह कब आएगा, इसलिए इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा हैप्पी की माँ ने खोला। हैप्पी वीर, एमपी डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाया। अमनदीप और मैंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि जब एमपी हैप्पी के गले लगा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हमें याद आया कि जब वे पहरों बैठकर शराब पीते थे तो कैसे रोने लगते थे, जब उनके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी और दिल बातें करने लगता था। अमनदीप और मैं अपना कोक पीते हुए उनकी भावुकता के मजे लिया करते थे। हम सब खड़े हुए, बारी बारी से उसके गले लगे और फिर खाने में लग गए। उस दिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, या शायद इसलिए कि हम लोग बहुत दिनों बाद साथ साथ खाना खा रहे थे, जिसने उसे खास बना दिया था। खाने के बाद हम दूसरे फ्लैट में चले गए। यह उसी बिल्डिंग में कुछ माले ऊपर था। यह हैप्पी के परिवार का दूसरा फ्लैट था, जो रिश्तेदारों और हम जैसे दोस्तों के लिए था। अंदर जाते हुए हम एमपी के एक चुटकुले पर हंस रहे थे, और शायद उस समय भी हंस रहे थे जब हम ड्राइंग रूम में बड़े से काउच पर धंसे हुए थे, बाहें फैलाए छत की दीवार की ओर देखते हुए हम खुला खुला महसूस कर रहे थे। कुछ देर तक तो कोई भी नहीं बोला, और फिर हैप्पी के ठहाके के साथ बातचीत फिर शुरू हुई। मेरे ख्याल से उसे रामजी से जुड़ा कोई प्रसंग याद आ गया था। उस शाम हम चारों ने उस फ्लैट में ज़बरदस्त समय बिताया। हम अगले पिछले जीवन के बारे में बातें करते रहे, कॉलेज की उन खूबसूरत नहीं दिखने वाली लड़कियों के बारे में, कंप्यूटर पर देखी गई अश्लील फिल्मों के बारे में, विदेशों के अपने अपने अनुभवों के बारे में और भी बहुत सारी बातें। तो तुमको यूरोप अधिक अच्छा लगा या अमेरिका? हैप्पी ने उठते हुए मुझसे पूछा। यूरोप, मैंने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्यों? अमरदीप ने पूछा। वह अक्सर हर बात के पीछे के कारण को जानने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसने हमें यह नहीं बताया कि हॉस्टल के दिनों में वह हर इतवार को कहाँ जाता था। यूरोप का अपना इतिहास है। जब आप देश बदलते हैं तो भाषा बदल जाती है, खाने की कला और स्थापत्य कला, सफ़र के बेहतरीन साधन, दिलकश नज़ारे, यूरोप में सब कुछ शानदार है, मैंने बताने की कोशिश की। तुमने अमेरिका में ये सब नहीं देखा। कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आने जाने के साधन उतने अच्छे नहीं हैं जितने यूरोप में। अमेरिका के ज़्यादातर हिस्से में आप और आपकी गाड़ी ही विकल्प होते हैं, केवल न्यूयॉर्क इसका अपवाद है। आपको वहाँ उतनी भाषाएं नहीं सुनाई देंगी जितनी आपको यूरोप में सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना यह है कि अमेरिका बहुत विकसित है, लेकिन मैं यूरोप को अमेरिका से तरजीह दूंगा। अमरदीप ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उसका सवाल खत्म हुआ। आईटी क्षेत्र की यह सबसे अच्छी बात है अमरदीप, हमें बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिल जाता है जिनके बारे में कॉलेज के दिनों में हमने सपने में भी नहीं सोचा था, एमपी ने अमरदीप से कहा। कॉलेज के बाद एमपी, हैप्पी और मैंने आईटी क्षेत्र को चुना, जबकि अमरदीप ने केपीओ को अपनाया। हम एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। आखिर कॉलेज में फेयरवेल की रात के बाद उस दोपहर हम घंटों बातें करते रहे। हम शाम को कहीं बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे कि हमें महसूस हुआ कि हम कितने थक गए थे और हमें बड़ी शिद्दत से आराम की ज़रूरत थी। मुझे याद नहीं है कि हम में से उस दोपहर सबसे पहले कौन सोया। उठो गधो, 6:30 बज चुके हैं। कोई हमें सपनों की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हॉस्टल में हम में अमरदीप सबसे पहले उठता था से, और जाहिर है वही हम सबको उठाता था, इसलिए हम जानते थे कि वह हमारा सुबह सवेरे का अमरदीप था। तो भी ये कैसे अच्छा लग सकता है कि कोई आपका दरवाज़ा पीटकर आपको बिस्तर से उठा दे। हम इंसानों की प्रकृति भी विचित्र होती है। जब हम सोए होते हैं तो हम उस आदमी से नफरत करते हैं जो हमें जगाने की कोशिश करता है। बाद में हम उसी इंसान को प्यार करते हैं क्योंकि उसने सही काम किया। हमेशा की तरह अमरदीप अपने अभियान में सफल रहा। शाम के 7 बज चुके थे। अमरदीप और एमपी पहली बार उस शहर में आए थे, इसलिए हमने तय की कोलकाता की सड़कों की खाक छानी जाए। सौभाग्य से हमारे मेजबान के पास 2 मोटरसाइकिलें थी, एक उसकी अपनी पल्सर और दूसरी उसके छोटे भाई की स्प्लेंडर। हम तैयार हुए और गराज से हमने मोटरसाइकिलें निकाल लीं। एमपी और मैं स्प्लेंडर पर बैठे, हैप्पी और अमरदीप पल्सर पर। विद्यासागर सेतु से हमने चिल्लाते और एक दूसरे से बातें करते हुगली नदी को पार किया। उस शाम स्पीड ब्रेकर हमारी रफ्तार को नहीं थाम सके, और हम कहाँ थे? 7वें आसमान पर, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। इतने समय बाद होना भावुक भी था और रोमांचक भी। हम विक्टोरिया मेमोरियल और कुछ दूसरी जगहों पर गए। कभी रुककर हमने फलों का जूस पिया, कभी कोलकाता की मशहूर मिठाई और नाश्ते का मज़ा उठाया। कभी हम इसलिए रुके क्योंकि हम में से किसी को पेशाब करना था। एक दूसरे की देखा देखी हमें बारी बारी से खूब पेशाब लगी। किसी स्थान पर हमने कुल्हड़ में चाय का मज़ा लिया। जब एमपी ने पूछा कि हम घर कब जाएंगे तब तक 10:30 बज चुके थे। चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास ऊपर के फ्लैट की चाबी है, हम जब चाहे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हम 1 बजे से पहले नहीं जाएंगे, हैप्पी ने अपनी आइस टी का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। और तब तक हम कहाँ रहने वाले हैं?
अमरदीप कुछ चिंतित दिखा। अमरदीप और 11 बजे उसके सोने का समय मुझे याद आया, लेकिन मैंने इस बात की ओर दूसरों का ध्यान नहीं दिलाया। हैप्पी ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम उसी जगह पर चलें? ओह, उस जगह। इससे पहले कि एमपी का दिमाग कुछ गंदी बात सोचता, मैंने तस्वीर साफ कर देने की सोची। महानुभावों, हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम दोनों को भी वह जगह। मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला था कि एमपी का धीरज जवाब दे गया। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, ओह हाँ, मैंने सुना है कि चंद्रमुखी पश्चिम बंगाल की ही थी, तो क्या हम लोग योजना बना रहे हैं कि? उसकी कुटिल मुस्कान और शरारती आंखों ने उसके सवाल को पूरा कर दिया। बदमाश कहीं के, हैप्पी ने हंसते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो एमपी, बस हमारे पीछे पीछे आओ। मैंने बात पूरी की। बिना किसी को कुछ बताए हम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और उस स्थान की ओर चल पड़े। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी जब हम उस जगह पर पहुंचे। वहां हवा कुछ ठंडी थी। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी झोपड़पट्टी में हों। वहां एक पुराना सा गराज था जिसका शटर गिरा हुआ था। उसके बाहर कुछ ट्रक खड़े थे। उसके ड्राइवर शायद सो रहे थे। हमने एक ट्रक के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी की और गराज की दाईं तरफ एक पतली सड़क पर चलने लगे। वहां ठीक से रोशनी नहीं थी और एकदम शांति थी। हमारी आवाज़ और चलने की आवाज़ तेजी से गूंज रही थी। कीड़ों की आवाज़ें उस जगह की भयानकता को और बढ़ा रही थीं। एमपी को कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि उसने सचमुच कोई आवाज़ सुनी भी थी। हो सकता है उसका कमज़ोर दिल ही तेज़ी से धड़कने लगा हो। शश शश, वे जाग जाएंगे, हैप्पी ने अपनी उंगली को होठों पर लाते हुए कहा। कौन? अमरदीप फुसफुसाया। सामने लोग ज़मीन पर लेटे हुए हैं, ध्यान से देखकर चलो, हैप्पी ने कहा। लोग सड़क पर सो रहे हैं। अमरदीप कुछ धीरे धीरे चलने लगा। वे आसपास के मछुआरे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ देसी शराब के नशे में टुन पड़े थे। अचानक सड़क एक काठ के बने रास्ते के पास रुक गई। वहां सीढ़ियों जैसा कुछ था जो नीचे की ओर जा रहा था और हमें दूर से एक आवाज़ आती सुनाई दे रही थी, जैसे पानी किनारों से टकरा रही हो। कीट पतंगों की आवाज़ों को पीछे छोड़ते हुए हम उस रास्ते से उतरने लगे। कुछ ही सेकंड में हम अपनी मंजिल पर थे। यह हुगली नदी थी और हम उसके तट पर खड़े थे। अमरदीप और एमपी का डर खुशी में बदल गया। ये नदी का तट है और अभी हम हावड़ा में हैं। यह वह जगह है जहां से नाव दूसरे किनारे कोलकाता शहर में ले जाती है, हैप्पी ने नदी की दूसरी ओर इशारा करते हुए घोषणा की। जोश में आकर हम उस काठ की बंदरगाह जैसी संरचना पर कूदने लगे। उस बंदरगाह की तीन तरफ नदी अपने पूरे उफान पर थी। वह एक खूबसूरत रात थी। चांद हमारे सिर पर था और तारे जगमगा रहे थे और आकाश के नीचे हम चार थे। हम बंदरगाह के किनारे एक विशाल लंगर के पास बैठ गए। नदी ठंडी हवा को बेधती हुई बंगाल की खाड़ी से मिलने के लिए बढ़ रही थी। उस खामोशी में बंदरगाह से पानी के टकराने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नदी की दूसरी तरफ कोलकाता शहर था। ऊंची इमारतें और छोटी छोटी पीली रोशनी की झालर मुझे न्यूयॉर्क के आसमान की याद दिला रही थी, लेकिन यह उससे भी अधिक अच्छा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ था। हमने अपनी बाहें फैलाकर गहरी लंबी सांसें लीं। ताज़ी ठंडी हवा अंदर लेते हुए हम उस जगह की खूबसूरती से मदहोश थे। उसी समय हैप्पी बोल पड़ा। तो उसने अमरदीप की ओर देखते हुए पूछा। क्या? जवाब में अमरदीप ने पूछा, क्योंकि उसे हैप्पी के तो का मतलब समझ में नहीं आया। तो कैसी लगी यह जगह? झक्कास। ओह, ये जगह, मैं इससे बेहतर जगह के बारे में सोच नहीं सकता। ये तो स्वर्ग है। और एक बार फिर ठंडी हवा के झोंके ने हमें घेर लिया। हम बंदरगाह पर बैठ गए। उसी समय चर्चा शुरू हो गई। एक गंभीर चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। इसकी शुरुआत एक और तो से हुई। तो अमरदीप ने इस बार हैप्पी की ओर देखते हुए कहा। क्या? हैप्पी ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए पूछा। अगली खास बात क्या है? अमरदीप ने पूछा। तुम्हारा मतलब डिनर से है? एमपी बीच में बोल पड़ा। नहीं, मेरा मतलब जिंदगी की अगली महत्वपूर्ण चीज से है। स्कूल की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हो गई, अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई, विदेश भी हो आए, बैंक में पैसा जमा होता जा रहा है। मील का अगला पत्थर क्या है? हाँ, मैं समझ गया कि तुम क्या बात कर रहे हो। अपनी पहले से उठी हुई ठुड्डी मेरी तरफ घुमाते हैप्पी ने हाँ में हाँ मिलाई। इससे पूछो हुए, उसने कहा। सब मेरी ओर देखने लगे। मुझे पता नहीं कि तुम लोगों के जीवन में, घर में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो जैसे पागल हो रहे हैं। वे मेरे पीछे किस तरह पड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं अकेले अच्छी तरह से नहीं रह सकता? अमरदीप ने कहा। तो क्या तुमने या तुम्हारे परिवार ने कुछ तय कर लिया? मैंने उससे पूछा। नहीं, मेरी कहानी भी तुम लोगों की तरह ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दिन हम लोगों को अपने अपने जीवन साथी के साथ घर बसाना होगा। कब तक हम लोग अपने माता पिता के सवाल को टाल सकते हैं? हमको लेकर उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो अमरदीप,
लेकिन क्या तुम सचमुच अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने के लिए तैयार हो? मेरा मतलब है कि हॉस्टल में 4 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। ये तो जीवन भर के लिए होगा, हैप्पी ने कहा। लेकिन देर सबेर हमें ये करना होगा, समझे? अमरदीप बोला। अगर हम इसी तरह से रह गए तो क्या होगा? एमपी बोला। जरा कल्पना करो कि 60 साल की उम्र में तुम अकेले रह रहे हो। जीवन इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। यह एक यात्रा है और जीवन साथी के साथ इसे सबसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, अमरदीप बोला। उस रात नदी किनारे हम चारों ने इस मसले पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की। पहली बार, शायद पहली बार हमने महसूस किया कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि इसके बारे में बातें कर सकें। अनेक तरह के सवाल किंतु परंतु उठे और हमने उनके जवाब भी दिए। अनेक तरह के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। हम में से कोई भी शादी के खिलाफ नहीं था, लेकिन हम उसके फायदों को अच्छी तरह परखना चाहते थे। अमरदीप और मैं तो शादी को लेकर काफ़ी हद तक तैयार थे, और इस चर्चा ने हैप्पी और एमपी को इस मसले में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। हालांकि इस चर्चा से वे राज़ी नहीं हुए थे, जिससे मुझे एक टी शर्ट पर लिखा यह नारा याद आता है, अगर तुम उसे राज़ी नहीं कर सकते तो बस थोड़ा सा भ्रम में डाल दो। फिर और बातों को लेकर भी चर्चा हुई। प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, माँ बाप की पसंद से या अपनी पसंद से, हैप्पी बोला। अब ये तो निजी पसंद का मामला है। अब चूंकि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे माता पिता हमारे फैसले पर किसी तरह का ऐतराज़ करेंगे, अमरदीप ने कहा। हैप्पी इसे सुनकर चुप रहा। लेकिन अमरदीप, हमारी जिंदगियों को देखो। हम सभी उत्तर भारतीय हैं, दूर दूर के राज्यों में काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे में कोई जीवन संगिनी मिल जाए, इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। उससे भी बढ़कर जिस तरह की नौकरी में हम हैं, ये हमें इसके अवसर नहीं देती कि हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलजुल सकें। और सबसे बदतर बात यह है कि हम में से कोई भी अपने मम्मी पापा द्वारा चुनी गई लड़की से शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, एमपी बोला। मुझे पता नहीं कि तुम्हारा आखिरी वाक्य सही है या नहीं, लेकिन बाकी चीजें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं, अमरदीप ने जवाब दिया। लेकिन एमपी की बात में दम है। जहां तक मेरी बात है तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहूंगा, लेकिन पिछले 1 साल से मैं विदेश में हूं और पता नहीं शायद अगले 1 आध साल में भारत लौटूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए शादी के बारे में कुछ योजना बना पाना बहुत मुश्किल है, और मेरे जैसे आदमी के लिए किसी ऐसी लड़की के साथ घर बसा पाना असंभव ही है जो हिंदुस्तानी ना हो। हिंदुस्तानी भी छोड़ो, उसे सबसे पहले पंजाबी होना चाहिए, मैंने कहा। तुमने इन्फोसिस में नौकरी के लिए अप्लाई कैसे किया? अमरदीप ने बात बदलते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, वेबसाइट के माध्यम से। और हैप्पी, तुमने लंदन से अपने मम्मी पापा को पैसे कैसे भेजे? इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से। वह काफ़ी तेज़ी से काम करता है, उसने जवाब दिया। देखो, दुनिया इंटरनेट प्रेमी होती जा रही है। इस बात के मद्देनज़र कि हम सब आईटी वाले हैं जो लगभग रोज ही नेट पर होते हैं, हम शादी के लिए भी इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तुम शादी कौन जैसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हो? हैप्पी ने पूछा। हाँ, वे सचमुच किसी काम के होते भी हैं, मुझे नहीं लगता, एमपी ने अपनी बात रखी। यह जानने के लिए कि खाना मीठा है या नमकीन, आपको पहले उसे चखना होता है। किसी चीज को पक्के तौर पर जानने का वही एक तरीका होता है, अमरदीप ने जवाब दिया। या बेहतर तरीका यह है कि किसी ऐसे आदमी से पूछा जाए जिसने उसे पहले चख रखा हो। कोई जोखिम क्यों ले? हैप्पी ने हमें हंसाने के ख्याल से कहा। तो राम जी, तुमने ऐसी कोई वेबसाइट देखी है? मैंने पूछा। अभी तो नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। जब हमने कुछ नहीं कहा तो उसने समझाना शुरू कर दिया। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं। इससे आपको अपने लिए बेहतर साथी चुनने में मदद मिलती है, और आप उससे बातचीत कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट जगे। सब कुछ बेहद सलीके से होता है। सबसे बढ़कर आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी होती कि आप किस जगह पर हैं। अमरदीप ने कुछ ऐसी बातें रखी जिसके बारे में बहस करने के लिए शायद हमारे पास कुछ खास था नहीं। ठीक है, मुझे ये तो पता नहीं है कि इन सबसे कुछ होता है, लेकिन एक बार इसे आजमाना जरूर चाहिए। कौन जानता है, यहाँ तक कि एमपी भी राजी लग रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। हमारे खाली पेटों ने हमारे दिमागों को अपने वजूद की याद दिलाई। अमरदीप ने कहा, अब काफी देर हो चुकी है और मुझे बेहद भूख लगी है, घर चलते हैं। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। तो वो पहला आदमी कौन है? जब हम अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहे थे, एमपी ने पूछा। सबसे पहले शादी करने वाला, या वेबसाइट पर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल डालने वाला? हैप्पी ने हंसते हुए पूछा। दोनों, मुझे लगता है ये, हैप्पी ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। पता नहीं क्यों। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। हम खाना खाकर सोने चले गए। बहुत समय बाद मैंने उस तरह नींद का आनंद लिया जिस तरह हम हॉस्टल में लिया करते थे। वह दिन हमारे जीवन का एक यादगार दिन बन गया। अगला दिन हमने कोलकाता की कुछ मशहूर जगहों को देखते हुए बिताया।
और हम उस दिन शाम को फिर से नावों वाले घाट पर गए। मेरा यकीन कीजिए, वो 1912 के टाइटैनिक की सवारी से कुछ कम मज़ेदार नहीं था। अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ होना तो और भी आनंददायक था। हमने सम प्लेस एल्स नाम के एक पब में खूब खाया पिया और बातें की। वह हमारे पुनर्मिलन की आखिरी रात थी। सब मुझे छोड़ने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आए और एक बार फिर हम चारों वैसे ही गले मिले जैसे हम कॉलेज के आखिरी दिन हैदराबाद स्टेशन पर मिले थे। सबसे पहले कौन रोने वाला है? एमपी ने पूछा, लेकिन हम सब उस अहमकाना और भावुक सवाल पर हंसने लगे। ट्रेन ने अपनी आखिरी सीटी बजाकर मुझे बुलाया। मैं डिब्बे में सवार हो गया और गेट पर खड़ा होकर तब तक उन सबको हाथ हिलाकर विदा कहता रहा जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकती रही। मैं अगले दिन सुबह भुवनेश्वर पहुंच गया। उसी सुबह अमरदीप और एमपी ने अपने अपने ठिकानों के लिए फ़्लाइट पकड़ ली। उसके कुछ देर बाद हैप्पी भी लंदन के लिए उड़ गया। तो दोस्तों, ये था आई टू हैड अ लव स्टोरी का भाग 1। रवि और खुशी की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी मरता नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। क्या आपको भी कभी पहली नज़र में प्यार हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस कहानी के अगले हिस्से यानी भाग 2 में हम जानेंगे कि आगे उनकी ज़िंदगी में क्या मोड़ आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ ऑडियो बुक जंक्शन पर। धन्यवाद।